नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए कांता भारती द्वारा लिखा उपन्यास रेत की मछली भाग 4। बात करती रही, उनका मन कुछ बुझा बुझा सा रहा। वे चलने लगी तो मैं भी नीचे आ गई। द्वार तक उन्हें छोड़ने गई। हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया तो लगा कि वे बहुत कुछ अनकहा लेकर जा रही हैं। वे दिन विचित्र होते हैं। देखते देखते अंतर्मन का न जाने कितना कुछ अनायास बदल जाता है। मैंने पाया कि मैं सहसा बदल गई। ऊपर से नीचे तक हर पांव की चाप से जैसे कुछ शब्द निकलने लगते। बचपन का चुलबुलापन और शरारते जाने कब गायब हो गए थे। एक अविराम चुप मेरे ऊपर छा गई थी। चलते समय लगता कि कहीं कुछ हिल जाएगा और टूट जाएगा। मेरे चारों ओर पारदर्शी शीशे के तारों के पर्दे खड़े हो गए थे। उनमें जाने कितने स्वर थे। हर सांस से वे संवेदनशील हो उठते थे। ऐसा लगता कि कंठ से कोई स्वर निकलते ही वह उन तारों में गुंजरित होगा और जाने कहां पहुंच जाएगा। एकांत, निर्बाध एकांत मेरा अपना बन गया था। कुछ भी शब्दों में न बोला जाकर भी मेरे और एकांत के बीच उन दिनों जाने कितने गोपन संवाद हुए थे। श्रीमती आनंद ने मेरे यहाँ से लौटकर पिताजी के लिए एक पत्र लिखा था। पत्र उन्होंने मुझे सुनाया भी था। उन गोपन संवादों में ही एक यह संवाद और जुड़ गया था कि इस पत्र का उत्तर मेरी चाहत का उत्तर बन जाए। 1 हफ्ते के अंदर पापा का उत्तर आ गया था। कुंतल के लिए इतना कुछ किया गया, इसके लिए उन्होंने आभार प्रकट किया था और उन्होंने लिखा था कि वे स्वयं शोभन को देखकर उत्तर देंगे। पिताजी आए। अपने साथ कितना कुछ सामान लाए थे। जीजी का ब्याह होने वाला था। उनके ब्याह की तैयारियां की जा रही थी। आने के साथ पापा इन तैयारियों में डूब गए। क्या कुछ नहीं करना होता है। मेरा मन रह रहकर आतुर हो उठता था। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। आखिर एक दिन मैंने साहस करके पूछा, पापा, श्रीमती आनंद अपने खत के बारे में पूछ रही थी। पापा ने सिर्फ एक गंभीर हूं कि और अतिथियों की सूची बनाने में व्यस्त हो गए। आशंका और आतुरता के लंबे लंबे क्षण कैसे बीते मैं नहीं जानती। दोबारा फिर मैंने वही बात छेड़ी और कहा कि वे बहुत अधिक चिंता में हैं मेरे बारे में। वे अंतिम रूप से लड़के वालों से बात करना चाहती हैं। ये शब्द कितनी यातना के विस्फोट के बाद निकले होंगे नहीं कह सकती। तभी माँ की आवाज सुन पड़ी। मन आहत हो उठा। मैं सहम गई। अपने आप पर पछतावा भी हुआ, क्योंकि माँ नए जमाने को दोष देती हुई कह रही थी कि ऐसी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं लगती। लड़का यह नहीं तो कोई और मिल जाएगा। मैं चुपचाप ऊपर चली आई थी। लेकिन पिताजी दूसरे दिन आनंद साहब के यहाँ गए। आनंद साहब ने शोभन के बारे में सब कुछ बताया था। पापा संतोष के साथ सुनते रहे थे और तभी बात आई थी शोभन की जाति की, और इसी बात पर क्षण भर में सब कुछ बदल गया था। पापा ने अपनी जाति से बाहर मेरी शादी करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। आनंद साहब और उनकी पत्नी हतप्रभ हो गए। वे आहत हो उठे। शायद उन्हें कल्पना नहीं थी कि यह स्थिति भी पैदा हो सकती है। बहुत भारी मन से श्रीमती आनंद ने कहा था कि पत्र में उन्होंने सभी कुछ साफ साफ लिख दिया था, क्योंकि शोभन से भी हाँ करा ली गई थी, इसलिए उनकी स्थिति बड़ी नाजुक हो गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक कभी जाति का सवाल उठा ही नहीं, वरना वे इतनी गंभीर स्थिति में फंस न जाते। पिताजी क्षुब्ध थे, बल्कि उनकी बातों से लगा था कि वे विजातीय से शादी की
चर्चा छिड़ने के कारण अपमानित भी महसूस कर रही हैं। उसी क्षोभ के साथ वह उठकर भी चले आए थे। वह रात मेरे लिए बहुत बड़े तनाव की रात थी। रात भर नींद नहीं आई। मन जाने कितने गहरे डूबता रहा। सुबह शरीर की नसंस में तनाव था, पोर पोर टूट रहा था। मन न होने पर भी उठी, नहाया धोया, किसी तरह नाश्ता करके ऑफिस जाने को नीचे उतरी। तभी पीछे से आवाज सुनाई दी। बहुत गंभीर आवाज में पिताजी मुझे बुला रहे थे। मैं ठिठक कर खड़ी हो गई। उसी तरह सधी और खुश्क आवाज में वे बोले, कुंतल आज से तुम वहां नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहता कि हमारी पारिवारिक शांति कोई आदर्शों के नाम पर भंग करे। मैं जड़ होकर सुनती रही। एक एक शब्द में तेजाब भरा हुआ लगा। मुझे लगा कि मेरे रोए रोए को कोई चीर रहा है। रोना नहीं आया बल्कि टूटन का एक बादल घिरता चला गया। उन्हीं पैरों वापस लौटी और ऊपर अपने कमरे में आ गई। आशंकाएं और उत्तेजनाएं मन में घिरती घुमड़ती रही। फिर विवश हो मैं रो पड़ी। उस एकांत में मैं कब तक रोई नहीं जानती। माँ मेरी चारपाई के पास खड़ी थी। मुझे रोते हुए निश्चय ही उन्होंने देखा था, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं। चारपाई पर उन्होंने कुछ लिफाफे रख दिए और बोली, लिस्ट से देखकर इन पर पते लिख देना। वे चली गईं और मैं बैठी रही। बैठे बैठे निश्चय की एक धुंधली सी छाया उभरी। उसी तरह उठकर नीचे आई। बिना किसी ओर देखे आंगन में रुककर मैंने कहा, काम पर जाना नहीं है लेकिन हिसाब किताब संभलवाना होगा, इसलिए आज जाना ही पड़ेगा। माँ ने सुना, पिताजी ने भी सुना, लेकिन उत्तर किसी ने नहीं दिया। मैं धीरे धीरे बाहर आ गई। आज वह ऑफिस पहले वाला ऑफिस नहीं था। आज वह मेरा ऑफिस नहीं था। वहां की वह धूप, वहां की हवा और वहां के वातावरण में घुली हुई स्मृतियां, वहां का कुछ भी तो मेरा नहीं था। विवशता मेरे कंठ में घुटती रही और आंखों में आंसू छलक आए। धीरे धीरे ऑफिस का सामान ठीक किया। ड्रार से निजी वस्तुएं बाहर निकाली। मन फिर कचोट गया। कागजों के ढेर के बीच मखमल की जिल्द पर एक रुपहला अक्षर चमक रहा था, के यानी कुंतल। कुंतल को शोभन की ओर से एक भेंट। मखमल से मरी शोभन की पहली किताब। 14 मार्च को संवेदनाओं की बहुत छोटी सी कथा को उपसंहार देने के लिए ही क्या यह नीली भेंट दी गई थी। उस दिन होली थी। लाल पीले और जाने कितने रंगों के अबीर लेकर आए उस पर्व को पहली बार एक स्नेह स्पर्श प्राप्त हुआ था। उसी दिन परिणय के प्रतीक के रूप में यह नीली भेंट शोभन ने दी थी। डूबता सूरज आसमान से धरती तक केसरिया रंग बिखेर रहा था। हंसी और रंग में डूबे हुए थे शोभन। खुद मैं साहस नहीं कर पाई थी, इसलिए रंग देकर बेबी को भेजा था कि वह शोभन को रंग दे। रंग से चौंक कर शिकायत और कृतज्ञता मिली भावना से मेरी ओर देखा था। थोड़ी देर बाद जाने कब चुपचाप वे आए। हथेलियों में रंग लगा था। विवश मैं प्रतिरोध नहीं कर पाई। दोनों हथेलियों का वह रंग मेरे गालों को और अधिक लाल कर गया। उस दिन का वह रंग कई रोज तक रहा और उसके बाद उतरकर भी उतर नहीं पाया। किसी चीज को रंगना कितना आसान होता है, लेकिन रंग चढ़ जाए तो क्या आसानी से उतरता है। लज्जा के उस आरक्त रंग के साथ क्या यह मखमली संवेदनाएं समेट कर रखी जा सकती हैं? रखकर होगा भी क्या, लेकिन स्नेह का प्रसाद क्या किसी कृतघ्न ने ही नहीं फेंका होगा? क्या मुझसे कृतघ्न बना जा सकेगा? उस भेंट को यत्न के साथ मैंने कागज में लपेट लिया।
मेज की ड्रार सावधानी से बंद की और धीरे धीरे अंदर आ गई। श्रीमती आनंद पलंग पर लेटी थी। ऐसा लगा एक ही दिन में वे बीमार हो गई हों। उनके मन को और सम्मान को चोट पहुंची थी, इसमें संदेह नहीं। मैं धीरे से उनके पास बैठ गई। उन्होंने मेरी ओर देखा, मैंने भी उनकी ओर देखा। मैं भी कुछ न बोल सकी, वे भी मौन ही रहीं। तभी मैंने देखा आनंद साहब शोभन के साथ अंदर आए। शोभन आशंकित तो नहीं लगे, लेकिन थोड़ा सा चकित अवश्य थे कि इस तरह बुलाए जाने का कारण क्या हो सकता है। हमेशा की तरह हाथ जोड़कर उन्होंने नमस्कार किया, लेकिन आज मुझे लगा कि प्रति नमस्कार के लिए उठते मेरे हाथ जैसे बेजान हो गए हैं। किसी तरह उठकर मैंने 2 कुर्सियां उनकी ओर खींच दी। बैठने के बाद शोभन ने महसूस किया कि वहां कुछ असाधारण है। कम से कम वातावरण सहज तो नहीं ही है। उनके चेहरे पर एक विवश प्रश्न चिन्ह उभर आया। बहुत सावधानी के साथ आनंद साहब ने बात शुरू की। एक एक वाक्य सहेजकर बोलते हुए उन्होंने पिछले दिन जो कुछ बीता था उसका वर्णन किया। बात समाप्त होने के बाद वहां सन्नाटा छा गया। साहस करके हल्की सी निगाह उठाकर मैंने देखा तो लगा कि शोभन यातना की किन्हीं गहराइयों से ऊपर आने की कोशिश कर रही हूं। थोड़ी देर बाद उनका वह प्रश्न चिन्ह मेरी ओर उन्मुख हुआ। आनंद साहब बोले, कुंतल ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें भी तो कुछ निर्णय लेना होगा। मैं क्या निर्णय लूं? मुझे तो आज के बाद घर के बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, मैंने भर्राए हुए गले से कहा और रो पड़ी। श्रीमती आनंद ने उठकर मुझे उठाया और बाहर ले चली मुंह धुलाने। आनंद साहब बोले, हिम्मत रखने से काम चलेगा कुंतल, ऐसे रोने धोने से क्या होगा। शांत होकर मैं बैठी तो बात शुरू हुई कि आगे किया क्या जाए। श्रीमती आनंद ने कहा, मन में स्पष्ट होकर बताओ। ऐसी परिस्थिति में माँ बाप ने जो कहा है उससे बंध कर चलोगी या स्वतंत्र होकर कुछ निर्णय लोगी? अगर स्वतंत्र होकर कुछ निर्णय लेना है तो निश्चय ही साहस खोकर काम नहीं चलेगा। थोड़ी देर के मौन के बाद फिर उन्होंने कहा, शायद तुम इसे अंधकार चेष्टा मानो, लेकिन अन्यथा न मानो तो मैं एक बात कहूं। तुम गाय नहीं हो, पढ़ी लिखी लड़की हो। तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हें कहीं कोई बांध दे यह संभव नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे घर में कैद कर देंगे तो मैं कर भी क्या सकूंगी? मैंने कहा। वातावरण और गंभीर हो उठा। गंभीरता के उसी वातावरण में एक साहसिक योजना बनी थी। उसे मैं षड्यंत्र नहीं कह सकती, उसे मैं दुर्भिसंधि भी नहीं कह सकती। हाँ, आज लगता है कि उस योजना में दुर्भिसंधि ही थी, भाग्य की दुर्भिसंधि। उस योजना की संपूर्ण परिकथा अपनी पूरी नाटकीयता के साथ सावधानीपूर्वक लिखी गई थी। नाटक की पृष्ठभूमि थी उस दिन से 15 दिन बाद की वह घड़ी जब मेरी बहन की बारात आने वाली थी। उस नाटिका का अगला कदम यह था कि विवाह के उसी शोर के बीच मैं कमरे से बाहर आ जाऊंगी, चुपचाप। बारात की हलचल में शायद ही किसी को मेरे बाहर आने का पता चले। घर के बाहर अस्तव्यस्त भीड़ से थोड़ा सा अलग मिलेंगे आनंद साहब और उनकी पत्नी। वहां से तुरंत मैं शोभन के एक और मित्र के घर पहुंचूंगी। वहां मंडप पहले से ही तैयार होगा। कुछ कपड़े, सिंदूर और अंगूठी की भेंट के साथ पंडित विवाह संपन्न करा देगा। योजना प्रभावशाली थी, इसमें संदेह नहीं। उसके एक एक पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया गया। अंततः शोभन ने एक सवाल किया सीधे मुझसे, कुंतल जी, आपने
पूरी तरह सब कुछ सोच लिया। साहस आवश्यक होगा, कहीं ऐसा न हो कि आपका साहस बीच में ही टूट जाए। वैसी स्थिति में हमारा भविष्य जो हो, आपको भी बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। योजना का एक एक चरण किसी चलचित्र की तरह मेरे मानस पटल पर आ रहा था। हर चरण के साथ आशंकाओं के बादल घिरते आ रहे थे। उस दिन का कल्पना चित्र एक क्षण के लिए मेरी आंखों के सामने तैर गया कि कैसे इस घटना के घटते ही शहर भर में एक तूफान खड़ा हो जाएगा। योजना पूरी हो चुकी थी। योजना के पात्र भी निश्चित हो चुके थे। सहसा आनंद साहब ने अपनी पत्नी से कहा कि अब थोड़ी देर इन दोनों को अकेले में एक दूसरे का मन आंक लेने दो। वे दोनों बाहर चले गए। हम आशंकाओं से लड़ते हुए वहीं बैठे रहे। बहुत लंबी खामोशी के बाद शोभन ने जैसे साहस बटोरकर मुझसे पूछा, कुंतल जी, मैंने जो कहा था कोई शंका हो तो अभी से कह दे, ताकि हम सब मिलकर उसका कोई हल खोज सकें। संकोच या संदेह से काम नहीं चलेगा। एक बात जो बहुत देर से मेरे मन में घूम रही थी, मेरी जबान पर आ गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर आ जाऊंगी, लेकिन आपके घर वालों ने यदि मुझे स्वीकार न किया तो क्या होगा? एक बार आकर फिर वापस लौटना तो संभव न होगा। शोभन ने सुना और गंभीर होकर बोले, देखो कुंतल, अगर तुम सब कुछ छोड़कर आ जाओ और मैं उस समय तुम्हारा साथ न दे सकूं तो मुझसे अधिक कायर और नीच कौन होगा? विश्वास करो कुंतल, मैं आजीवन तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं आजीवन तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। गिनती के ये कुछ शब्द जीवन की एक नई परिभाषा होते हैं, एक नया आश्वासन होते हैं। यह उस दिन मैंने जाना था। नाटक की परिकथा के इस उपसंहार के साथ शाम गहरा गई। तनमन इतने भारी हो आए थे कि कहीं उठकर जाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी वापस लौटना ही था। अभी आशंकाओं को किनारे रखकर आशा भरी 2 अंजुलियां जोड़कर उठ पड़ी। घर तक का वह रास्ता न जाने कितना लंबा और अंधेरा महसूस हुआ। रहकर लगता जैसे कोई अनहोनी पीछा कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा आजीवन, शब्द गूंजते और मैं संयत होकर आगे चल पड़ती। उस लंबे रास्ते के साथ साथ मेरी यातना भी बढ़ती जा रही थी। मानसिक तनाव ने थोड़ी देर में ही मेरे रक्त में ज्वार फैला दिया था। रात बिल्कुल ही नींद नहीं आई। रह रहकर प्यास लगती और ठंडा पसीना छूट जाता। सुबह मुझे तेज बुखार था। सारा घर तैयारियों में व्यस्त और बुखार और आशंकाओं से तपती हुई मैं अकेले बिना कुछ खाए कमरे में सारे दिन पड़ी रहती थी। बुखार उतर गया लेकिन मन स्वस्थ नहीं हुआ। खाना आता और मैं अनछुआ ही लौटा देती। एक दिन सुना, पिताजी क्षुब्ध होकर कह रहे थे, मर जाने दो उसको। अगर वह समझती है कि उसके भूखे रहने से हम झुक जाएंगे तो यह नहीं होगा। उस अवांछित भूख हड़ताल का 6ठा दिन भी बीत गया। भूख, मानसिक तनाव, आशंकाओं और स्वजनों के विरोध से मन टूट रहा था। मन की उस टूटन से कहीं निष्कृति नहीं थी। स्वजनों की जिद ने मेरे निश्चय को और अधिक कठोर कर दिया था। लगता था जैसे मृत्यु के पहले मुक्ति नहीं है। टूटन और घुटन के उन क्षणों में मुक्ति का वह विकल्प बार बार आंखों के सामने नाचने लगा। मन कहता कि या तो कोई प्राणघातक चीज हृदय में गहरे उतर जाए या फिर ऊंचे से गिरकर अपने आप को चूर कर लूं। किसी तरह घिसटकर बिस्तर से उठी और बारजे तक पहुंच गई। बारजे से नीचे सड़क पर मुझसे बिल्कुल असंपृक्त संसार का प्रवाह बहता जा रहा था। बस यही है वह क्षण मुक्ति का। यातनाओं सहित अपने आप को अव्यक्त में
समाहित कर देने का क्षण। बस निश्चय करना होता है, अंतिम निश्चय। इस बारजे से नीचे ही है मुक्ति। लेकिन तभी समूचा दृश्य सहसा तरल होने लगा, तरल होकर धूमिल हो गया। निश्चेतना के पर्दे आंखों पर उतर आए। आत्महत्या की प्रार्थनी शरीर की टूटन से विवश मूर्छित होकर बारजे से लटक गई। कितनी देर वह मूर्छा रही मैं नहीं कह सकती। सहसा जैसे अमृत स्पर्श आंखों पर महसूस हुआ। बारजे से नीचे बहते हुए उस जन प्रवाह में वह अमृत बिंदु एक परछाई की तरह दिखाई दिया। एक क्षण के लिए लगा कि वह मेरा स्वप्न है, लेकिन वह बंद आंखों का स्वप्न नहीं था। मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, शब्द गूंजे और मैंने देखा कि वहां नीचे सड़क के उस पार थे शोभन, मेरे आश्वासन की एक मूर्ति। मन में यह सोच नहीं पाई कि यह सत्य है या दिवा स्वप्न, लेकिन यह भ्रम नहीं था, सत्य था। सत्य के अलावा और किसमें इतनी शक्ति हो सकती है कि मन की टूटन को इस तरह सहज सहला सके। आश्वासन का ऐसा सत्य अगर अनायास आ जाए तो संवेदनाओं को इतना हल्का कर देता है कि व्यक्ति सहज ही मूर्छित हो जाए। लेकिन यातना के भार से मूर्छित व्यक्ति इस हल्केपन से जी जाता है। मैं उस क्षण में जी गई। उसी एक क्षण ने मेरी जीवनी शक्ति को नया आश्वासन दे दिया। निराहार के द्वारा जीवन की बाजी लगाई थी तो किस लिए? शायद उसी एक आकृति के लिए। तब फिर उस आकृति से अलग जीवन का उपसंहार कैसे किया जा सकता है? चेतना लौट आने के बावजूद मैं मंत्रविद वहां खड़ी रह गई। तभी पीछे से छोटी बहन ने मुझे टोका। वह अपने ही उत्साह में थी। उत्साह के उस शिखर के नीचे आए बिना ही उसने कहा, धूप में वहां क्या देखा जा रहा है दीदी? मालूम है इस तरह बुखार आ जाएगा। तुमने भी अपनी अजीब हालत बना रखी है। मन कठोर हो आया। मुझे लगा कि उसके उत्साह ने मुझे आहत और किसी सीमा तक आतंकित किया। क्षोभ की एक लहर ऊपर से नीचे तक दौड़ गई। चाहा कि उसे कोई कड़वी बात कहूं, लेकिन मन को रोक गई। सिर्फ इतना ही कहा, अच्छा नहीं लगता, अपना काम देखो, बहुत बोलना। वह अचकचाकर चुप हो गई और धीरे धीरे वापस लौट गई। कुछ क्षणों का वह व्यवधान भी मुझे खल गया। लौटकर देखा नीचे वहां वह आकृति नहीं थी। बहुत भारी मन लिए हुए मैं लौट आई और पलंग पर लेट गई। जाने कितनी देर तक मैं सोई होंगी। नींद खुली तो देखा कमरे में माँ और पिताजी दोनों ही मौजूद हैं। अपने मन के निश्चय के बावजूद उनका उस समय वहां होना मुझे आतंकित कर गया। सीधे आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आंखों की कोर से जो कुछ देखा उससे लगा पिताजी स्वयं भी कुछ कहने के लिए शब्द खोज रहे हैं। अपने आप को बहुत संयत करके उन्होंने गिने चुने शब्दों में फिर वही बात दोहरा दी जो अब तक कहते आए थे। हाँ, उन शब्दों में दंश पहले से कम था। उन्होंने कहा कि इतनी प्रतीक्षा के बाद हंसी खुशी का दिन आया है। घर में पहली शादी है, गाना बजाना और खुशियां होनी चाहिए, जबकि तुमने अपने आप को ही नहीं और सबको भी सता रखा है। जरा दीदी की ओर भी ध्यान दो। वह आखिर क्या सोचेगी? यही न कि तुम्हें उसके विवाह की खुशी नहीं है। माँ के स्वर में और अधिक कोमलता थी। उन्होंने जैसे पिताजी की बात का ही उपसंहार करते हुए कहा, कुंतल उठो और नहा धो लो, कपड़े बदलो और नीचे चलो। संभव है कि उन्होंने उत्तर की अपेक्षा की हो, लेकिन उत्तर हो क्या सकता था? यह तो समझौता भी नहीं था। केवल आत्मसमर्पण के लिए ही तो यह उपरास नहीं किया था न?
थोड़े से अंतराल के बाद माँ ने धीमे स्वर में बताया कि रिश्तेदार आ चुके हैं। वो सब क्या सोचेंगे? रस्में होती हैं। ऐसे समय तुम्हारा यूं यहाँ पड़े रहना लोगों को कैसा लगेगा? इसके बाद बहुत सावधानी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि उनकी इच्छा है कि इस शादी से निबट जाने के बाद मुझे लेकर दिल्ली चली जाएंगी और इस तरह दूरी और समय का अंतराल घावों को भर देगा। संभव है कि इस तरह घाव भर जाते हों, लेकिन कटा हुआ कुछ जुड़ तो नहीं सकता। कैसे यह संभव होगा कि मैं अपने अस्तित्व का आधा हिस्सा काटकर जी लूं? और कुछ भी हो वह जीवन तो नहीं ही होगा। थोड़ी देर तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। सन्नाटा विस्फोटक भी था, जैसे आंधी आने से पहले घुटन बढ़ रही हो। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से कोई बाहर आ गया है और मेरे अनुशासन से छूटकर बोलने लगा है। शब्द तो मेरे ही थे। उस क्षण उन पर क्या प्रतिक्रिया हुई होगी यह तत्काल नहीं जान पाई थी। बहुत दृढ़ स्वर में मैंने उन्हें कह दिया था कि अगर मेरे और शोभन के बीच दीवार खड़ी की गई तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। संभव है दीदी जिस समय मंडप में हो, मैं इस घर से दूर जा चुकी हो। वे शब्द नहीं बाण थे। यह अब मुझे लगता है उन बाणों से विद्ध होकर व्यथित मन से पिताजी ने अस्फुट स्वर में केवल इतना ही कहा था, बस करो, अब बस करो, इसी दिन के लिए तुझे जन्म दिया था ना। इतना कहकर वे माँ के साथ उठे और बाहर जाने लगे। तभी जैसे उन्हें कुछ याद आ गया, बिना मेरी ओर देखे बोले, एक बात सुन लो कुंतल, तुम्हें तो इस समय कुछ सूझ नहीं रहा है। रोमांटिक हो कि वह कवि और लेखक है, लेकिन इसलिए कहता भी हूं कि वह जो आज तुम पर अपने प्राण देता है कल उसकी संवेदना किसी और के साथ भी हो सकती है। ठीक है पिताजी, अगर वह दिन भी आ गया तो आपके घर लौटकर नहीं आऊंगी, चाहे कहीं भी चली जाओ। वे 2 क्षण हतप्रभ खड़े रहे, फिर धीरे धीरे नीचे उतर गए थे। उनके जाने के ढंग से लगा था कि जैसे उनके मन के अंदर कहीं कुछ टूट गया हो। सारे घर में वैसी ही भयानक उदासी छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद मैंने सुना मेरे होने वाले जीजाजी को बुलाया गया था। समस्या उनके सामने भी रखी गई थी। पिताजी उनसे बार बार पूछ रहे थे, आप ही बताइए इसे कैसे समझाया जाए, अब किया क्या जाए। जीजाजी इस समय कर भी क्या सकते थे। हाँ, उन्होंने इतना अवश्य कहा कि आपको पहले से बताना चाहिए था। बता देते तो हो सकता है कि मैं उसे समझा ता। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने जो कुछ कहा वह सुनकर मेरे थकेहारे टूटे हुए मन में भी एक पुलक भर गई। उन्होंने कहा, पिताजी, यूं मुझसे पूछिए, लड़का बुरा नहीं है, बल्कि ऐसे लड़के कम ही मिलेंगे। मैं जानता हूं उसे, अच्छा लेखक है, कई किताबें छप चुकी हैं। और फिर यह भी सोचिए, जैसा कुंतल ने कहा है, अगर कहीं वैसा ही कर बैठी तो क्या। वैसे आप बड़े हैं, जैसा चाहे वैसा करें। बहुत देर तक सन्नाटा छाया रहा था और उसके बाद जैसे एक विस्फोट की तरह पिताजी ने ऊंची आवाज में कहा था, ठीक है, वही जीती, मैं हार गया। बुला लो उस धूर्त को, मैं बात कर लेता हूं। भावनाओं के अतिरिक्त बाकी सब ज्यों का त्यों ही था। कई दिनों के उपवास के बाद अभी तक एक दाना मुंह तक नहीं गया था, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे सब कुछ हरियाली से भर गया है। हवा में सुगंध आ गई है। खोए हुए प्राण मुझे मिल गए थे। शोभन आए, उनके साथ उनकी माँ भी। जीजाजी ने जल्दी से उन्हें बैठाया। हाँ, माँ और पिताजी का असंतोष पिघल नहीं सका।
उन्होंने संभवतः उन्हें नमस्कार तक नहीं किया था। मेरे आश्वासन के क्षण अभी सीमित ही थे। बहुत तेजी के साथ क्षोभ से कांपते हुए पिताजी ऊपर आए। सहसा बोले, क्या देखा था तुमने उस लड़के में? अभी भी ना कर दे बेटी, अभी संभव है। क्यों हम सबकी इज्जत धूल में मिलाने पर लगी हुई है? मैं उठ खड़ी हुई। मेरा खोया हुआ साहस लौट रहा था। मैंने कहा, पिताजी वह जैसे भी हैं, मेरे हैं। इतना कहने के बाद सहसा जैसे वहां भूचाल आ गया। वे क्रोध से फट पड़े। सहसा जैसे उन पर क्रोध का पागलपन सवार हो गया। आसपास जो कुछ भी दिखा उठा उठाकर मुझ पर पटक दिया। जब कुछ भी हाथ न आया तो दोनों हाथों से मेरा गला दबाने लगे। अगर यही बात है तो यह शादी होने के बजाय मैं तेरे प्राण ले लूंगा। मां ने किसी तरह मुझे उनसे छुड़ाया। ऊपर के इस शोर से घबराकर जीजाजी आ गए। जैसे तैसे खींचकर वे पिताजी को नीचे ले गए। मां मुझे उठाकर उन्हीं मैले कुचैले कपड़ों में नीचे ले चलीं। शोभन उठकर खड़े हो गए। उनकी मां ने आगे बढ़कर मुझे बाहों में ले लिया। आंखों में आए हुए दर्द के आंसू मैंने रोक लिए। शोभन की मां का स्नेह उमड़ रहा था। वातावरण के दुखद होने के बावजूद उनका उत्साह उनके चेहरे पर उतर आया था। मुझे अपने पास बिठाकर उन्होंने रूमाल से जल्दी जल्दी एक डिबिया खोली। डिब्बी में एक अंगूठी थी, रंगीन मीनेदार। यत्नपूर्वक कांपते हाथों अंगूठी को उंगली में पहनाकर उन्होंने मेरा हाथ अपने करीब खींचकर चूम लिया। लाज से भर मैं सिमट गई। चाहा कि उस क्षण शोभन को नमन कर लूं, लेकिन केवल सिर नीचे झुककर रह गया। वहीं तत्काल बिना किसी औपचारिकता के रूखे स्वर में पिताजी ने सब कुछ तय कर दिया। 15 अप्रैल को कुंतल की दीदी की बारात आएगी, 16 को सबेरे विदा हो जाएगी, 17 को शोभन 10-15 आदमियों की बारात लेकर आ जाए तो यह झंझट भी खत्म हो जाएगा। हमारा मन तो बुझ गया है, जबरदस्ती है कर देंगे। शोभन ने उनके पांव छूने को हाथ बढ़ाए ही थे कि पिताजी पीछे हट गए। बोले, बस हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं। हल्के से आंख चुराकर देखा, शोभन बहुत गंभीर थे, चुप, मन आहत था। बालों में उंगलियां डालकर जिस तरह वे उन्हें सहेज रहे थे उससे लगा कि वह बहुत अस्थिर हैं। चलते समय शोभन की मां ने फिर मुझे बाहों में भर लिया और माथा चूम लिया। न कार्ड छपकर आए। कार्ड क्या, उदासी का एक पैकेट थे, ज्यों के त्यों कागज में लिपटे धागे में बंधे रसीद सहित मेज पर पड़े थे। चाहकर भी पैकेट मुझसे खोला गया। पैकेट के साथ छपे हुए कार्डों का एक नमूना था। मैला सा हाथ में उठाकर मैं देर तक देखती रही। तभी मुझे लगा कि बैठक में कुछ अप्रिय हो रहा है। शोभन के यहाँ से कोई संदेश आया था। शोभन की मां ने कहलाया था कि बहू के लिए कपड़े गहने खरीदने होंगे, वे उसकी पसंद के हों, इसलिए थोड़ी देर को कुंतल को साथ भेज दिया जाए तो अच्छा होगा। पिताजी सुनते रहे, फिर विरक्त होकर बोले, मेरा कुछ भी नहीं। मेरा उस पर कोई जोर नहीं है, जहां चाहे चली जाए। और मैं गई भी। बहुत दिनों के बाद निकटता के वे अमूल्य क्षण मुझे मिले थे। साहित्यकार क्या जीवन से हटकर रहता है और अलग रहता है तो कितनी दूर। ऐसा लगता है कि बाहर आकर उस दिन मेरे मन में यह कुतूहल भी पैदा हो गया था जिसे लोग दुनिया से अलग थलग रहना कहते हैं। वह एक प्रकार से साहित्यकार का दुनियादारी से अजनबीपन भी कहा जा सकता है। आम आदमी और कृतिकार में अंतर यह भी होता
है कि जहां आम आदमी खरीदी जाने वाली चीज को उसकी कीमत से आंकता है, वहां कृतिकार उसे सुरुचि से तौलता है। साधारण कपड़े ही तो थे जो खरीदने थे, लेकिन उस खरीदारी में शोभन की अभिरुचि उन्हें मूल्य देती रही। कई दुकानें देखने के बाद कपड़े खरीदे गए थे। संकोच की दूरी धीरे धीरे एक सरस आत्मीयता बन गई थी। बीच बीच में ऐसा भी लगा था कि अगर रुचि की चीज जल्दी न मिले तो अच्छा है, क्योंकि इस तरह स्नेह संकोच के वे क्षण अधिक से अधिक लंबे किए जा सकते थे। लेकिन उन आतुर क्षणों पर विराम आया ही। अंतिम दुकान से बाहर आते ही सामने दिखे आनंद साहब और उनकी पत्नी। मुझे भी सहसा उनका मिल जाना अच्छा लगा। औपचारिकता के बाद उनके स्वर में उलाहना उभर आया। दर्द से भरकर वे बोली, मुझे तो तुम्हारे पिता ने बुलाया भी नहीं है। ठीक है, ऐसा मेरा अधिकार भी क्या है? हाँ, कुछ अरमान मेरे भी थे। चाहती थी कि उन क्षणों का आनंद मैं भी बटाऊं। उलाहने ने स्नेह संकोच के मधुर खेल को इस तरह आलोड़ित कर दिया जैसे स्थिर पानी में कुछ गिर गया हो। उनके जाने के बाद मैंने देखा कि शोभन भी इन क्षणों का इस तरह उपसंहार नहीं होने देना चाहते। बड़े संकोच के साथ उन्होंने कहा कि थोड़ी देर घूम लेने में कुछ हर्ज नहीं होगा। उन क्षणों को और कितना लंबा किया जा सकता था। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर ले। हम जल्द लौटेंगे। धन्यवाद।